नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। लेकर आई हूं आपके लिए देश दुनिया की खबरें बिना लाग लपेट के। अगले 60 मिनट रहिएगा मेरे साथ, आप कान खोल के। शुरुआत पश्चिम बंगाल की खबर से करेंगे, जहां चुनावी घमासान में सीबीआई की एंट्री हो गई है। सीबीआई ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंचकर समन सौंपा। उनकी पत्नी के खिलाफ ये समन है। सीबीआई ने कोयला तस्करी से जुड़े हुए एक मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी के खिलाफ ये एक्शन लिया है। सीबीआई ने समन भेजकर अभिषेक की पत्नी रुजीला नरूला और उनकी साली को पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि कोयला तस्करी से जुड़े इस मामले में जांच नवंबर से ही चल रही है। दिसंबर में सीबीआई ने टीएमसी नेता विनय मिश्र के साथ ही बिजनेसमैन अमित सिंह और नीरज सिंह के आवास पर भी छापेमारी की थी। आरोप ये भी है कि हजारों करोड़ रुपए की कीमत के घोटाले को इस कोयला तस्करी में किया गया है। लेकिन अब तक इस मामले के तार अभिषेक बनर्जी से जुड़ने पर बंगाल का सियासी पारा चढ़ना तय माना जा रहा है। अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में सीबीआई के इस कार्रवाई के बाद माहौल को गर्म कर दिया है। 24 घंटे का वक्त दिया गया है सीबीआई की तरफ से, जब रुजीला, जो कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी है, उन्हें पूछताछ में शामिल होना होगा। टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी के घर के सामने खड़े हैं। पहले आपको तस्वीरें दिखा दें। ये 188A शांति निकेतन जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये अभिषेक बनर्जी टीएमसी एमपी जो हैं उनका रेसिडेंस है। और आज सुबह सीबीआई की टीम आई थी। उस टीम में 5 लोग थे सीबीआई ऑफिशियल्स, जो कि एक नोटिस यहाँ पे देने आए थे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को कोल स्कैम के मामले में। क्योंकि अगर कोल स्कैम मामले की बात करें तो लगातार पश्चिम बंगाल में सीबीआई की टीम एक्टिवली पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे जगहों में सीबीआई की रेड पड़ी थी कोल स्कैम लेके। और यहाँ फिलहाल सीबीआई की टीम यहाँ पे मौजूद थी, 5 लोग आए थे। और ये पता चल रहा है सूत्रों से कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को क्वेश्चनिंग के लिए, मेजर जो नाम आ रहा है वो रुजिरा बनर्जी का है, उनकी धर्मपत्नी। उनको क्वेश्चनिंग, फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए बुलाने के लिए सीबीआई की टीम यहाँ आई थी नोटिस सर्च करने। और नोटिस, फिलहाल जो खबरें मिल रही है कि नोटिस वो सीबीआई की टीम यहाँ से जा चुकी है, नोटिस हैंडओवर कर दिया। बट फिलहाल घर में कोई नहीं है। अभी तक टीएमसी से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है। बट अगर पश्चिम बंगाल राजनीति की बात करें तो ये बड़ा मोड़ है। सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, आज दोपहर 2 बजे सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम पर नोटिस दिया है। हमें देश के कानून पर पूरा भरोसा है और अगर उन्हें लगता है कि वो इन चीजों का इस्तेमाल कर हमें डराने धमकाने में सफल हो जाएंगे तो वो गलती कर रहे हैं। हम वो नहीं जो कभी झुकेंगे। अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया। उधर सीएम ममता बनर्जी ने भी सीबीआई के एक्शन के बाद केंद्र को निशाने पर लिया। कहा, हम जेल जाने से नहीं डरते। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। এটা আমরা অনেক দিন আগে পার হয়ে এসেছি। বন্দুকের সাথে যারা লড়াই করে এসেছি তারা আবার র্যাটের সাথে লড়াই করতে ভয় পাবো কেন? নেংটি দূরের সাথে লড়াই করতে কিসের জন্য? ভয় পাওয়ার কারণ নেই। আমি ভাষার দিন, আজকে ভাষা দিবসের দিন, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আপনাদের আমি অ্যাসিওর করছি, আমার বাংলা মায়ের কাছে প্রতিবদ্ধ হয়ে, প্রতিশ্রুত হয়ে আমি আপনাদের কাছে আমি অ্যাসিওর করছি, আমার যতক্ষণ দেহে প্রাণ রইবে আমি কোনো ধমকানি চমকানিকে ভয় পাই না এবং পাবো না। देखिए, हिंसा बंगाल की राजनीति का एक पर्यायवाची शब्द हो गया और कोई भी प्रजातांत्रिक तरीके से यहाँ पर अपनी बात नहीं कह सकता। ये दुर्भाग्य की बात है। और मुझे लगता है कि मुझे तो अभी जानकारी मिली कि कल प्रधानमंत्री जी की सभा में भी बसें रोकने की कुछ व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में अभी हम डीजी को और गृह सचिव को सूचित भी करें। टीएमसी की अपनी तैयारी है, लेकिन बीजेपी परिवर्तन यात्रा करके जगह जगह आम लोगों के बीच पहुंच रही है। इसी यात्रा पर हमले के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं और सियासी माहौल लगातार गर्म है। इस मामले में इंडिया न्यूज से बातचीत की है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सौमिक भट्टाचार्य ने। बीजेपी लीडर सौमिक भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल, कल टीएमसी ने अपना स्लोगन लॉन्च किया है चुनाव के लिए, इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ममता जी
पूरे हिंदुस्तान में एक जाने माने राजनीतिक हस्ती ऐसे जाने जाते थे। ममता बनर्जी की एक अलग पहचान थे पश्चिम बंगाल की राजनीति या हिंदुस्तान की राजनीति। तो आज तृणमूल का पॉपुलैरिटी इतना नीचे आ चुके हैं और जनता तृणमूल से इतना ज़्यादा हॉस्टाइल हो चुके हैं, जो तृणमूल जब सोच रहे हैं, देख रहे हैं, जो सत्ता से जा रहे हैं, तो एकदम उसका जो अंतिम प्रयास है, ऐसे सेंटीमेंट, महिला वाला सेंटीमेंट, अपने घर का बेटी ऐसे बोलकर जनता का पास आ रहा है। इट इज़ नथिंग, इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन, नथिंग मोर देन दैट। सर, दूसरा सवाल, बीजेपी लगातार कह रही है कि परिवर्तन यात्रा पे टीएमसी के जो लोग हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं, बॉम्ब के अटैक भी कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? तृणमूल का पास गुंडागर्दी छोड़कर कुछ नहीं है। एमसीसी लागू होने दीजिए, ये सारे के सारे चीज़ बंद हो जाएगा। तृणमूल बेसिकली कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इट्स अ कॉन्ग्लोमरेशन of different kind of people. It happened to be a platform during 2010 and 2011. The anti-CPM जितना लोग था वो तृणमूल के पास आ गए थे। जो लोग उस समय CPM से मुक्त होना चाहते थे वो तृणमूल के पास आ गए। और तृणमूल का बेसिक जो है, they do not believe the basic fundamental of democracy which is right to dissent. Intolerant government है, वो किसी का आलोचना नहीं ले सकते हैं, किसी का सुझाव नहीं ले सकता है, चाहे विधानसभा के भीतर हो या विधानसभा का बाहर। बीजेपी एक के बाद एक दौरे कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा का दौर भी लगातार जारी है। एक दिन पहले नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले को निशाना बनाया गया। इस दौरान खुलेआम पेट्रोल बम और रॉड्स का इस्तेमाल हुआ है। बीजेपी ने इसका आरोप इस बार भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया। पुलिस के मुताबिक इस दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी और उसी वजह से ये टूट-फूट भी हुई और आपस में झड़प की वजह से ही कार्यकर्ताओं को चोट भी आई। हिंसा जो कि थमती हुई नहीं दिख रही, लेकिन गृह मंत्रालय की इसमें अपनी तैयारी है ताकि आगे हिंसा की घटनाएं न हो। दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमले का आरोप लगा दिया। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। बशीरहाट में मिनाखा इलाके में टीएमसी के दफ्तर पर हमला किया गया। इसमें एक टीएमसी वर्कर जख्मी हुआ है। टीएमसी का आरोप है कि इस हमले को परिवर्तन यात्रा के दौरान किया गया। इस दौरान एक मिल्क वैन को भी निशाना बनाया गया। उसी दौरान की तस्वीरें हैं। नॉर्थ 24 परगना जब पुलिस पहुंची मौके पर और हिंसा कर रहे झड़प में शामिल कार्यकर्ताओं को काबू में किया और फिर अपने साथ हिरासत में लेकर चली गई। सुरक्षा को देखते हुए 125 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। अगले एक हफ्ते में सभी की तैनाती हो जाएगी ताकि इस हिंसा को रोका जा सके। और इसी बीच बड़ी खबर, कल से सभी राजनीतिक कार्यक्रम मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार कुछ और जरूरी कदम उठा रही है। इसी के चलते अमरावती में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। ये सोमवार रात 8 बजे से प्रभावी हो जाएगा। इस दौरान जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। वहीं पुणे जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। यहाँ रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लोगों को घरों में ही रहना होगा। घर से निकले तो जुर्माना लगेगा। केवल इमरजेंसी में ही आपको घर से निकलने की इजाजत होगी। स्कूल कॉलेज भी अब 28 फरवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि उद्धव सरकार को ये चिंता है कि कहीं दोबारा से कोरोना पीक पर ना पहुंचाए, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। श्वेता वर्मा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई है इसी खबर पर हमारे साथ। श्वेता, अमरावती में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ गया, पुणे में नाइट कर्फ्यू लग गया, क्या मुंबई में भी आने वाले वक्त में लॉकडाउन लग सकता है और बाकी जिलों की तैयारी क्या है? जी, सबसे पहले आपको बता दूं, सबकी निगाहें टिकी थी उद्धव ठाकरे के अनाउंसमेंट में। जैसे ही उन्होंने बताया था कि आज वो रूबरू होंगे जनता के साथ सोशल मीडिया के जरिए, तो सब यही सोच रहे थे कहीं मुंबई में भी लॉकडाउन की सिचुएशन ना आ जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये बताया है अपने अनाउंसमेंट, अपने स्पीच के दौरान कि 8 दिन की मोहलत दी गई है। दरअसल एक
एक तरीके से इसे अलार्मिंग सिचुएशन पे अलर्ट ही समझा जाए मुंबईकरों को भी, कि 8 दिन ये एक पैगाम भेजा है कि 8 दिन देखा जाएगा कि किस तरीके से मुंबईकर सुधर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद लॉकडाउन की जो सिचुएशन है उस पर कॉल लिया जाएगा। आपको बता दें जिस तरीके से सीएम उद्धव ठाकरे ने इस बात का जिक्र किया कि महाराष्ट्र में 7,000 कोरोना संक्रमण के केसेस सामने आए हैं, ये खुद में सबसे बड़ी खबर है आज के लिए, क्योंकि ये हाईएस्ट नंबर के केसेस हैं। हमने पिछले सप्ताह देखा था 3,000 4,000 के बीच में केसेस आ रहे थे, अब ये सीधा 7,000 की केसेस आना खुद में बहुत बड़ी बात है। और आपको अगर बता दें मुंबई में किस तरीके के प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, सबसे पहले तो ये जिस तरीके से रैली मोर्चा निकाला जाता है उस पर पाबंदी होगी, ये कहा गया था सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा। उसके बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र की जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें लॉकडाउन लगा दिया गया है। अकोला, अमरावती जैसे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारे जिलों पर लॉकडाउन, और अमरावती पे 1 हफ्ते का लॉकडाउन। आप बता रही हैं कि जरूरत के हिसाब से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां जरूरत है वहां लॉकडाउन लगाया जाए, जहां जरूरत है वहां नाइट कर्फ्यू लगाया जाए, और इस अवधि को बढ़ा सकते हैं अधिकारी नंबर्स के आधार पर। अब ये तो उद्धव सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी, कहा कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। ये एक तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन अब महाराष्ट्र के लोगों के लिए है। क्या वैक्सीनेशन में भी तेजी आएगी? क्या इसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करने जैसा कुछ होगा? देखिए, वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो सीएम उद्धव ठाकरे ने अपनी स्पीच के दौरान यह बताया कि अब तक 9 लाख जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे महाराष्ट्र के, उन्हें वैक्सीन लगा दी गई है और ये वैक्सीनेशन का काम जारी रहेगा। लेकिन इसके बीच में बार बार इसी बात पर स्ट्रेस किया जा रहा था, जोर दिया जा रहा था कि मुंबईकर हो या महाराष्ट्र के तमाम लोग हों, किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरतें, सावधानी रखें, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ महाराष्ट्र राज्य में ऊपर जा रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव साथ ही साथ चल रही है, लेकिन हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इस वक्त की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए ये सबसे बिजी स्टेशन है, दरअसल मुंबई का सबसे व्यस्त स्टेशन माना जाने वाला ये अंधेरी स्टेशन है। यहाँ पे भी आपको कई लोग ऐसे दिखेंगे जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रत्येक इंसान की जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरीके से 8 दिन की मोहलत दे दी गई है, 8 दिन के बाद एक तरीके से ये देखा जाएगा, ये पूरे सिचुएशन को पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा कि क्या यहाँ पर मास्क ना लगाने के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग ना रखने के कारण, और जिस तरीके से लोग बेबाकी से घूम रहे हैं, इन्हें लग रहा है कोरोना खत्म हो चुका है। क्या पता इसके बाद नाइट कर्फ्यू फेस करना पड़े मुंबई को, हो सकता है, या जो बाकी रिलैक्सेशन मिली थी जैसे शादियों में तमाम लोगों का चले जाना, या मुंबई जानी जाती है नाइट लाइफ के लिए, क्या पता नाइट लाइफ कब हो जाए। और ये जरूरी भी हो जाएगा श्वेता, आप इन शख्स को जरूरी भी हो जाएगा, मास्क के घूम रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसी लापरवाही जो बढ़ती जा रही है, हम दर्शकों से यही कहेंगे ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना की जाए। हालांकि आप अपना ख्याल रखती हैं, मास्क हमेशा आपके चेहरे पर होता है। मुंबई में जितने भी इंडिया न्यूज के संवाददाता है वो मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा श्वेता। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के लोग और उन राज्यों के लोग खासतौर पर कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें जहां केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। ये वक्त है कोरोना को हराने का, न कि संक्रमण को बढ़ाने का। बहुत शुक्रिया श्वेता इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुंबई में केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है, खतरा अभी भी टला नहीं है। माया नगरी मुंबई में बढ़ते कोरोना को मामले को देखते हुए बॉलीवुड भी सावधानी बरत रहा है। बॉलीवुड में इवेंट भी आजकल बड़ी ही सावधानी के साथ ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। मीडिया कर्मियों के लिए पीपीई किट दी जाती है, RT-PCR टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि कोई भी बुरी खबर इवेंट खत्म होने के बाद सुनने को ना मिले। ये एहतियात ही है जो कि जरूरी है, जो कि किए जा रहे हैं। कोरोना काल में अगर आपको बॉलीवुड इवेंट की नज़ारे देखने हो कि किस तरीके से अब कोरोना काल में बॉलीवुड इवेंट की कवरेज किए जाते हैं, तो ये आप देखिए, ये दृश्य आपको साफ बयां कर रहे हैं द न्यू नॉर्मल क्या है। ये हम सबके लिए न्यू नॉर्मल है, जहाँ पे जर्नलिस्ट, यहाँ पे वीडियो जर्नलिस्ट, तमाम सभी लोग जो है पीपी किट में आपको नजर आने वाले हैं। आपको बता दें जिस तरीके से कोरोना केसेस के बढ़ते मामले मुंबई में नजर आ रहे हैं, और मुंबई की माया नगरी जानी जाती है बॉलीवुड के लिए और बी टाउन के लिए,
यहाँ पे अब भी आपने देखा, यहाँ पे द गर्ल ऑन द ट्रेन परिणीति चोपड़ा की आगामी फिल्म का यहाँ पे एक प्रमोशनल इवेंट हुआ, लेकिन आपने साथ में देखा जिस तरीके से यहाँ पे सावधानियां बरती गई हैं। यहाँ पे जितने भी रिपोर्टर्स आए उन्हें पीपीई किट पहनाया गया और इसके पहले एंटीजन कोविड टेस्टिंग के साथ आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया गया, मास्क दिया गया और साथ में ये पीपीई किट के साथ उन्हें अंदर भेजा गया। और यहाँ पर आप तमाम जितने भी लोगों को देख सकते हैं, आपको सभी मीडिया कर्मी पीपीई किट में नजर आने वाले हैं। यही नहीं, साथ में यहाँ पर जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन लोगों ने भी खासा सावधानी बरती थी, क्योंकि जिस तरीके से मामले कोरोना के तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर न केवल आम आदमी, यहाँ तक बॉलीवुड की तमाम हस्तियां भी कोरोना को लेकर परेशान हैं। अनुष्का की शादी हो या उनकी बच्चे की घड़ी हो या वरुण धवन की शादी हो, तब से लेकर ऐसे ही लोग तैनात रहते हैं सभी गलियों में, बांद्रा, जुहू, तमाम इलाकों में। स्नेह, आपसे जानना चाहेंगे कोरोना काल के बाद कितना कुछ बदल चुका है? बहुत कुछ बदल गया वैसे। जैसे पहले कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते थे, अब हमें सब ये पीपीई किट पहनकर काम करना पड़ रहा है। इवेंट में जाने के पहले एंटीजन टेस्ट करना होता है, मास्क पहनना कंपलसरी हो गया, जैसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हो गए। जी, तो जैसा कि आपने स्टेज से सुना कि किस तरीके से ये जो लोग हैं स्नेह, जैसे ये पापराजी फोटोग्राफर्स जो हमेशा हस्तियों के इर्द गिर्द नजर आते हैं, अब उन्हें भी कोरोना काल के चलते तमाम सावधानियों का सामना करना पड़ता है और इस तरीके से ये सारे प्रोटोकॉल्स निभाने पड़ते हैं, क्योंकि ये खतरा ना केवल आम जनता को, ये मीडिया कर्मियों से लेकर हर किसी पे सेम तरीके से मंडराता नजर आता है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। सावधानी जरूरी है, आप भी अपनी सुरक्षा के लिए इन बातों का ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हुए बात किसान आंदोलन की करेंगे। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन जारी है, लेकिन अब किसानों ने यह भी संकेत दे दिया है कि सर्दियों के बाद गर्मी में भी इसी जोश के साथ आंदोलन चलता रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन लगा दी गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने खुद गन्ने का जूस निकाला, यानी कि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी पूरा इंतजाम है। दिलचस्प बात यह भी है कि ये मशीन वही है जिसका इस्तेमाल राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत ने साल 1988 के किसान प्रदर्शन के दौरान किया था। लंबा ये आंदोलन चलने वाला है, सर्दियां सड़कों पर बीती हैं और अब ये गर्मी की तैयारी है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से तस्वीरें। राकेश टिकैत जी इस समय हमारे साथ हैं, जिन्होंने यहाँ पर कोल्हू चलाया है और खुद जो गन्ने का जूस है वो निकाला है। मैं एक बार पीछे अंकित को कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं कि देखिए कोल्हू को ट्रैक्टर के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस कोल्हू का किसानों के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि 32 साल पहले यही कोल्हू जो है, जो ट्रैक्टर से इस समय चलाया जा रहा है, इसी कोल्हू को लाल किले पर स्थापित किया गया था। राकेश टिकैत जी खुद इस कोल्हू को यहाँ पर ऑपरेट करवा रहे हैं और ये कोल्हू किसानों के लिए काफी महत्व रखता है। सीधे राकेश टिकैत जी से भी पूछेंगे कि कितना महत्व ये रखता है और क्या कुछ आज चल रहा है। इस कोल्हू के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे कि कितना महत्व है। 32 साल पहले बाबा टिकैत ने रखा था ये लाल किले पर। ये 1995 में, 1995 को 26 साल हो गए साथ उसको। 1995 को 26 साल हो गए इसको और 26 साल पहले ये लाल किले पर चला है। वहाँ कोई आंदोलन था उसके बारे में? आंदोलन 95 के आसपास वो आंदोलन था, तो उसमें इसका इस्तेमाल हुआ था। तो वो आंदोलन सफल हुआ था, ये आंदोलन भी सफलता की तरफ बढ़ रहा है। सफल होगा, आंदोलन कोई फेल थोड़ा होता है, ये तो वैचारिक वो है और पूर्ण रूप से होगा। एक दिन सरकार इसको जरूर इसको मान लेगी। किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण ये वाला कोल्हू है, थोड़ा इसके नहीं, ये तो मीठा है, स्वीट है पूरा, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था इसमें। तो हम तो रस पिला है। ऑपरेट आप ऑपरेट भी ऑपरेटिंग करना पड़ेगा ना, ये 3 लगा देंगे तो इस पर लोड पड़ेगा। अच्छा, केजरीवाल साहब ने बुलाया आज कुछ नेताओं को, क्या जानकारी है आपके पास? कोई जानकारी आई है? मेरे नॉलेज में नहीं है। जी, 3 मत लगावे, 3 मत लगावे। आप नहीं जा रही? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। जो जाना होगा भाई, अगर कोई आया होगा, क्या उनको करना है वो चला जाएगा। कौन नेता जा रहे हैं, कुछ ऐसी जानकारी? नहीं, मेरी जानकारी। अच्छा, प्रियंका गांधी जिस तरह से महापंचायतें कर रही हैं, आम आदमी पार्टी भी यूपी में महापंचायत की तैयारी कर रही है, क्या कहना है आपका? हाँ, कर रही होगी, करना चाहिए सबको। आज का आपका क्या शेड्यूल है? आपका क्या आज का शेड्यूल है? कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो आज यहीं रहेंगे, मैं काम कर लूँ। और बात बस लास्ट बात कैसे बन रही है? तो देखिए, फिलहाल राकेश टिकैत जी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो कोल्हू को लेकर जो काम है वो करना चाहते हैं। कोल्हू का महत्व उन्होंने बताया और आप यहाँ उन्हें देख सकते हैं कि जो तमाम किसान हैं वो किस तरह से उत्साहित हैं इस कोल्हू के यहाँ पहुँचने के बाद। हालांकि इस बीच क्योंकि कई
जो सियासत पूरे मामले पर लगातार हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ किसान नेताओं को विधानसभा में लंच पर भी बुलाया, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है, कौन लोग जा रहे हैं ये भी जानकारी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर रोजाना गाजीपुर बॉर्डर पर बदलती हुई और एक यहाँ पर कोल्हू की तस्वीर आज आपके सामने है, जो किसानों के लिए काफी महत्व रखता है। गाजियाबाद में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। इसके साथ ही एक और दिलचस्प तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर पर नजर आई। राकेश टिकैत चरखा चलाकर सूत काटते हुए भी नजर आए और ये उसी दौरान की तस्वीरें। मतलब इस आंदोलन के अलग अलग रंग, अलग अलग रूप हमने देखे। राकेश टिकैत जो आज गन्ने का जूस निकालते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर नजर आए और उसके बाद चरखा काटते हुए नजर आए हैं। तो क्या इन तस्वीरों के बाद ये समझा जाए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चल दिए हैं, अहिंसा का रास्ता अपनाया है, राजनीतिक पार्टियों को कोई फायदा उठाने नहीं देंगे, इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल से मुलाकात आज नहीं की और किसानों का नेतृत्व लगातार कर रहे हैं, आंदोलन को मजबूती देने की बात भी कर रहे हैं। तो हम गुजरात के किसान, गुजरात के पशुपालक, गुजरात के आदिवासी, मालधारी, व्यापारी सब आपके साथ किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं और गांधी के रास्ते नहीं, बिल्कुल गुजरात में देश को दुनिया आजाद वो जो कोऑपरेटिव मॉडल जो किसानों का वो फायदा होता है। खास बात यह कि अहमदाबाद से इस चरखे को भेजा गया था राकेश टिकैत के पास। मतलब देश भर में अलग अलग तरीके से समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है।